इशारे से प्रकट करते हैं, कभी हम सिर हिलाकर, कभी हम हाथ से अपने मन की बात हम किसी भी तरह से सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह कभी हम झंडी या रोशनी दिखाते हैं, और जैसे रेलवे का गार्ड या चौक की बत्ती हमें ये बताती है कि हमें कब रुकना है, कभी हम जाना है, क्योंकि हम उन सभी चीज़ों को उसी तरह मानते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी एक इशारा ही है, ये भी एक संकेत ही है। कभी दरवाज़ा खटखटाकर हम घर पहुंचते हैं, तो खटखटाने से घर के लोगों को पता है कि किसी को अंदर आना है। इन सब से हमारे मन की बात दूसरों तक पहुंचती है, परंतु यह भाषा नहीं है। भाषा के लिए हमें शब्दों का चुनाव करना चाहिए, वो सार्थक होने चाहिए और उसका सामने वाले को समझ में आना चाहिए। भाषा जिसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। भाषा वह साधन है जिसे हम बोलकर, लिखकर अपनी बात कह सकते हैं, जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के रूप में टेलीफोन पर बात करना, दूरदर्शन को सुनना, भाषण, वार्तालाप, आपस में बातचीत आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। लिखित भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझता है। उदाहरण, पत्र लेखन, नाटक लिखना, पत्र लिखना या अपने टेलीफोन के ऊपर मैसेज लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी संजोकर रखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे महाभारत और रामायण या भारत की खोज को ही लिया जाए। ये सारी पुरानी लिपियों को या पुराने संग्रहों को एकत्रित करके जब पेपर का आविष्कार हुआ या अक्षरों की खोज जब 6000 वर्ष पूर्व हुई, तो इन्हें संजो कर रखा जाने लगा, जो कि लिखित भाषा का उदाहरण है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपनी बात संकेत या इशारे से समझाते हैं तब वह सांकेतिक भाषा होती है। उदाहरण के तौर पे यातायात नियंत्रित करता हुआ पुलिसकर्मी जो चौराहे पे खड़ा है, यातायात को रोकता है, गाड़ी मोटर ट्रैफिक को दुर्घटना ना हो उसके लिए इशारे से समझाता है, जो कि हम समझ भी जाते हैं। दूसरा उदाहरण, क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट चौका या छक्का खिलाड़ी मारता है तो अंपायर अपना हाथ उठा के आउट करना हो तो अपने साइन से या संकेत से बताता है कि खिलाड़ी ने चौका मारा, छक्का मारा या वो आउट हुआ, जिसे पूरी दुनिया समझती है। मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वह अपनाता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो बहुत ही मीठी, सरल और हृदय को छूने वाली है। इतनी आसान है कि भारत के हर कोने में इसकी भाषा को, इस भाषा के इससे प्रयोग किया जाता है और इसको सब समझते हैं। यदि ना बोल भी पाएँ तो वो इशारे से अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। दफ्तरों में, कार्यालयों में हिंदी में ही राजकाज होता है। हमारे देश में 2 राजभाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी। मानक भाषा में एकरूपता लाने के लिए विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई भाषा, अर्थात टेलीविज़न पे या दूरदर्शन पे जो वक्ता समाचार पढ़ते हैं उनकी भाषा शुद्ध और व्याकरणिक तरीकों से सही होती है। पत्रिकाओं में जो पत्रिका छपती है उसमें भी कहीं हम त्रुटि नहीं खोज सकते, इसलिए भाषा का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। ये किसी दूर दराज गांव में अपनी अपनी बोली होती है।
जैसे हमारे में बघेली है, यहाँ पे ओरांव है, मुंडा है, ऐसे अलग अलग जातियों की अपनी अपनी भाषा होती है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। छोटे कस्बे में लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बोली में लोकगीत और लोक कथाएं लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं। लिखन तो इनका तो वर्ण है ही नहीं। और लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है। इनका प्रचलन मौखिक रूप से होता है। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है, लेकिन प्रचलन मौखिक होता है, लिखित नहीं। हिंदी में भाषा में 18 बोलियों को मान्यता मिली हुई है। भाषा में साहित्य की रचना होती है। भाषा बोली का ही विकसित रूप है। भाषा बोली का ही विकसित रूप है। हमने भाषा के विषय में पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली है और उसी का विकसित रूप बोली है। भाषा के लिए हमें व्यंजन, हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा में साहित्य की रचना होती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब भाषा, फिर मौखिक और लिखित, फिर भाषा के रूप में साहित्य का, उसका साहित्य में लिखना, उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता है, यानी अक्षर की, वर्ण की। अपनी 22 भाषाओं की अपनी लिपि है। उसी तरह मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हम जो बोलते हैं उसको जब हम लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, उस प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। सदियों से विद्वानों के विचारों और उस रचनाओं को लिखित रूप से संजो कर रखा जाता है, यानी संभाल कर रखा जाता है, जिसके अध्ययन से, जिसको पढ़ने से ज्ञान और जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव पर आधारित होती हैं। जिस तरह से महाभारत या रामायण या भारत की खोज और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको आपने पढ़ा होगा। ये सब घटना या जो भी कुछ है, इसके बारे में हमें जानकारी उन पुस्तकों से ही मिलती है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, यानी जो हमारे ज्ञान है उसको हम जब लिपिबद्ध करके लिखते हैं, तो एकत्रित करके एक जगह बनाते हैं, तो वो साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार के हैं, एक गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं। और जैसे मैं सदा छोटी ही रहूं, सदा तेरे आंचल को पकड़ के तेरे पीछे पीछे घूमूं, इस विधा का उदाहरण है, यानी गद्य का उदाहरण है। इसके उदाहरण में कहानी, लेख, पत्र, नाटक, उपन्यास आदि हैं। साहित्य का दूसरा भेद पद्य साहित्य है। जब अपने विचारों को काव्य, कविता की शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। उदाहरण, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। पद्य साहित्य के उदाहरण गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहा, छंद, चौपाई आदि। हमारे भारत में बहुत सारे कवि और कवित्रियों ने जन्म लिया और अनेकों ग्रंथ उनके लिखे हुए, उनकी कविता के संग्रह मार्केट में उपलब्ध हैं। व्याकरण यानी भाषा की त्रुटियों को दूर करता है। हम जब भी कोई भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें सही शब्दों का तालमेल होना चाहिए, ताकि वो सुनने में अटपटा ना लगे। बच्चा मेरे को तेरे से, बच्चा मेरे को तेरे से तथा कुछ चाहिए, वाक्य सुनने में कैसा लगा? अटपटा है, टीचर को कुछ नहीं आता, क्या पढ़ाया। तो ये सुनने में ही अटपटा है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य गलत है। यह वाक्य सुनने में अटपटा तो लगेगा ही, क्योंकि भाषा का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका सही उपयोग नहीं किया गया तो व्याकरण का कोई महत्व इसमें नहीं है। व्याकरण की परिभाषा ही है कि वह किसी भी शब्द का प्रयोग
कब, कहाँ और कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देता है, ताकि सुनने वाले को कोई भी वाक्य अटपटा ना लगे। संज्ञा के स्थान पे संज्ञा सर्वनाम हो या उसकी क्रिया है विशेषण सर्वनाम को सही जगह पर रख के वाक्य को बनाना, गठन करना चाहिए। व्याकरण व भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हमने अपनी यात्रा पहले पाठ की यहाँ समाप्त की। मैं फिर से बता दूं कि पहला हमें भाषा यानी हमने अपने मन की बातों को, मन के भावों को बोलकर बताया यानी मौखिक भाषा। फिर हमने लिख कर बताया यानी लिखित भाषा। फिर उसके आगे वर्गीकरण करते चले गए। उसके बाद वो भाषा, लिपि, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और आखिर में इन सब को सुंदर सौंदर्यकरण करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। हमारे ग्रंथ की रचना व्याकरण के पंडित पाणिनि जी थे, जिनकी बदौलत आज हम हिंदी को अलंकृत कर पाए हैं, सौंदर्यवान बना पाए हैं।